नमस्कार दर्शकों। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम भारत के सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली मीडिया साम्राज्यों में से एक दैनिक जागरण और उसकी पेरेंट कंपनी जागरण प्रकाशन लिमिटेड की गहराई में जाने वाले हैं। हम सब अखबारों को रोज सुबह सिर्फ पन्नों के रूप में देखते हैं, है ना? लेकिन जरा सोचिए, इस प्रकाशन का जो विशाल पैमाना है और इसका जो पेचीदा इतिहास रहा है, वो किसी भी बड़ी कॉरपोरेट केस स्टडी को आसानी से पीछे छोड़ सकता है। आज के हमारे इस विशेष विश्लेषण में हम इस मीडिया बेहेमौत के बनने से लेकर इससे जुड़े विवादों तक हर एक पहलू को बिल्कुल बारीकी से समझेंगे। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। हमारी शुरुआत होगी हिंदी मीडिया के इस दिग्गज के आकार को समझने से। फिर हम इसकी उत्पत्ति और आक्रामक विस्तार देखेंगे। उसके बाद एक मल्टीमीडिया समूह का निर्माण, फिर डिजिटल ट्रांजिशन और अंत में इसके साथ जुड़े विवादों और संपादकीय रुख पर एक निष्पक्ष नज़र डालेंगे। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से। इस मीडिया साम्राज्य की कहानी को पूरी तरह से समझने के लिए सबसे पहले हमें इसके इस अविश्वसनीय आकार और पहुंच को समझना होगा। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 68.6 मिलियन यानी करीब 6 करोड़ 86 लाख की रीडरशिप। ये कोई मामूली बात नहीं है। 2019 की चौथी तिमाही के इंडियन रीडरशिप सर्वे के अनुसार दैनिक जागरण की कुल रीडरशिप इतनी ही थी। और कमाल की बात यह है कि 2022 में भी इसने भारत में पहला स्थान बनाए रखा। इतने बड़े पाठक वर्ग का सीधा सा मतलब है कि ये अखबार सिर्फ खबरें नहीं देता, बल्कि जमीनी स्तर पर जनमत को बहुत गहराई से प्रभावित करने की ताकत रखता है। दूसरा हिस्सा, आखिर इतने बड़े साम्राज्य की नींव कैसे रखी गई? चलिए इतिहास में थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे संस्थापक पूरन चंद्र गुप्ता का विजन दशकों के संघर्ष से गुजरा। इस टाइमलाइन को देखिए। कहानी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान झांसी से शुरू हुई, एक स्वतंत्रता समर्थक सोच के साथ। 1947 में कड़े मुकाबले की वजह से इन्हें कानपुर शिफ्ट होना पड़ा। लेकिन कहानी में असली ड्रामा आया 1970 के दशक में, जब जागरण ने गोरखपुर में कदम रखा तो उनका सीधा टकराव वहां के स्थापित अखबार आज से हुआ। और आपको बता दें, ये सिर्फ कोई कॉर्पोरेट राइवलरी नहीं थी। स्रोतों के मुताबिक कानपुर की सड़कों पर इन दोनों अखबारों के गुटों के बीच लाठियों और देसी हथियारों से हिंसक झड़पें तक हुईं। सोचिए, उस वक्त मीडिया मार्केट पर कब्जा करने की जंग कितनी खूंखार थी। अब यह हॉकर कमीशन वाली बात भी बड़ी दिलचस्प है। आपातकाल के दौरान अखबार बांटने वाले हॉकरों ने गजब की ताकत हासिल कर ली थी। शुरुआत में आज अखबार 20% कमीशन देता था, जबकि जागरण पूरे 30% दे रहा था। इस दबाव के चलते हॉकरों ने आज को भी जागरण की बराबरी करने यानी 30% देने पर मजबूर कर दिया। और आखिरकार इन दोनों राइवल अखबारों को इन हॉकरों की बढ़ती ताकत के खिलाफ हाथ मिलाना पड़ा और कमीशन को 30% पर फिक्स करना पड़ा। लेकिन सवाल ये है कि जागरण पूरे हिंदी बेल्ट में इतनी तेजी से फैला कैसे? इनकी रणनीति बहुत ही स्पष्ट थी। इन्होंने हाइपर लोकल न्यूज़ यानी गली मोहल्ले की बहुत ही छोटी छोटी खबरों पर फोकस किया। और इस लोकल कंटेंट को जुटाने के लिए इन्होंने बिना फिक्स सैलरी वाले अंशकालिक स्ट्रिंगर्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा किया। इन्हें फायर एंड हायर के आधार पर रखा गया। इस तरकीब से उनकी लागत कम रही और अखबार गांव-गांव तक पहुंच गया। तीसरा हिस्सा, समय के साथ जागरण समझ गया था कि सिर्फ प्रिंट से काम नहीं चलेगा, एक मल्टीमीडिया समूह का निर्माण करना जरूरी था। और उनका ये विजन आप उनके पोर्टफोलियो में साफ देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए इन्होंने पूरे 150 करोड़ रुपए में नई दुनिया को खरीद लिया। मुंबई का मशहूर अंग्रेजी अखबार मिड डे भी इन्हीं के पास है। और सबसे बड़ा गेम चेंजर रहा रेडियो। आज उनका रेडियो सिटी नेटवर्क पूरे भारत में 79 स्टेशनों के साथ काम कर रहा है। ये एक बहुत ही विशाल रीच है। आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से की ओर, डिजिटल ट्रांजिशन और ऐप्स। आज के 2026 के डिजिटल युग में ये हिस्टोरिक प्रिंट ब्रांड कैसे सरवाइव कर रहा है? गूगल प्ले स्टोर पर इनके 1 करोड़ से भी ज्यादा डाउनलोड्स हैं। ऐप पर कंटेंट की बात करें तो ये एक गजब का मिक्स है। एक तरफ जहां ये 2026 के विधानसभा चुनावों की लाइव ट्रैकिंग और आईपीएल 2026 के क्रिकेट स्कोर जैसी सीरियस और ट्रेंडी चीजें दे रहे हैं, वहीं 200 से ज्यादा शहरों की हाइपर लोकल खबरें भी मौजूद हैं। और हाँ, कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो बहुत ही स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए डिजाइन की गई हैं, जैसे कि ये हेल्थ एस्ट्रोलॉजी यानी स्वास्थ्य ज्योतिष। ये बड़ा ही अनोखा फीचर है। उदाहरण के लिए 15 मई 2026 के एक लेख में वैदिक ज्योतिष के जरिए बताया गया कि कर्क राशि में चंद्रमा की स्थिति से उत्तर भारत में सांस और एसिड रिफ्लक्स जैसी दिक्कतें हो सकती हैं।
ये दिखाता है कि वे यूजर्स को इंगेज रखने के लिए कितने हाइपर निश और अलग-अलग तरह के टॉपिक्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जहां 1 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड्स हैं, वहां सब कुछ परफेक्ट नहीं हो सकता। इस मार्च 2026 के गूगल प्ले रिव्यू को ही देख लीजिए। यूजर्स साफ तौर पर लंबे विज्ञापनों और महंगे सब्सक्रिप्शन से परेशान हैं। ये उस असली चैलेंज को दिखाता है जो इतने बड़े मीडिया ऐप को आक्रामक तरीके से मोनेटाइज करते वक्त सामने आता है। और अब आते हैं हमारे 5वें और आखिरी हिस्से पर, विवाद और इनका संपादकीय रुख। इतने बड़े प्रभाव वाले संस्थान पर कई तरह के पूर्वाग्रह और गलत सूचनाओं के आरोप लगे हैं, जिन्हें निष्पक्ष तौर पर समझना जरूरी है। विकिपीडिया और अन्य कई स्वतंत्र स्रोतों के अनुसार दैनिक जागरण का एक प्रमाणित दक्षिणपंथी और बहुसंख्यकवादी रुख रहा है। इन दावों को इस बात से भी जोड़ा जाता है कि 2014 से 2019 के बीच केंद्र सरकार से मिलने वाले इनके विज्ञापन राजस्व में करीब 100 करोड़ रुपए की बड़ी बढ़ोतरी देखी गई। आलोचकों का आरोप है कि अखबार ने कई बार सरकारी विज्ञापनों को इस तरह छापा जैसे कि वे कोई आम न्यूज़ रिपोर्ट हों। तो सबसे अहम बात यह है कि ऐसे विवाद नए नहीं हैं। जरा 1995 के इस किस्से को देखिए। अखबार ने बसपा नेता मायावती को लेकर एक बेहद निजी और अपमानजनक दावा छाप दिया था। नतीजा, दलित समूहों ने भयंकर विरोध प्रदर्शन किए, सड़कें ब्लॉक हुईं और प्रेस काउंसिल ने भी इस अनैतिक पत्रकारिता की कड़ी निंदा की। हालांकि अखबार के मालिक ने ये कहकर बचाव किया कि ये सब तो पश्चिमी मानदंडों का असर है। और ये सिलसिला यहीं नहीं थमता। 2017 के यूपी चुनावों में तो उन्होंने सीधा चुनाव आयोग के नियमों को ही चुनौती दे दी। रिजल्ट से पहले ही एक एग्जिट पोल पब्लिश कर दिया। इसके बाद जो हुआ वो बिल्कुल सीधा एक्शन था। चुनाव आयोग ने 15 एफआईआर का आदेश दिया, पुलिस की रेड पड़ी और तो और उनके ऑनलाइन एडिटर को गिरफ्तार भी कर लिया गया। एक और जो बहुत ही सीरियस विवाद है वो मई 2021 की कोविड-19 कवरेज से जुड़ा है। जब पूरी दुनिया और नेशनल मीडिया गंगा किनारे सामूहिक दफन की तस्वीरें दिखा रहा था, तब जागरण ने 23 मई को फ्रंट पेज पर छापा कि ये दफन बिल्कुल नॉर्मल है और मौतें कुष्ठ रोग या सांप काटने से हुई हैं। जब ऑल्ट न्यूज़ ने इसका फैक्ट चेक किया तो जागरण ने उन पर ही मानहानि का केस कर दिया। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने बाद में इस केस को खारिज कर दिया। और ये बड़ी खूबी से दर्शाता है कि कैसे ये पब्लिकेशन बार बार फैक्ट चेकिंग के घेरे में आता रहा है। स्रोतों ने ऐसे कई इंस्टेंसेस डॉक्यूमेंट किए हैं। हाथरस और कठुआ जैसे बेहद संवेदनशील मामलों में इन्होंने ऐसे दावे छापे जिन्हें बाद में खुद सीबीआई ने गलत बताया। यहाँ तक कि 2023 में सर्जिकल स्ट्राइक की एक ऐसी कहानी भी छाप दी जिसे भारतीय सेना को खुद सामने आकर फेक बताना पड़ा। तो इस विशाल मीडिया साम्राज्य का पूरा सफर देखने के बाद हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर खड़े होते हैं। एक तरफ हैं 68 मिलियन से ज्यादा पाठक, सैकड़ों करोड़ का रेवेन्यू और तेजी से बढ़ता डिजिटल वजूद, और दूसरी तरफ हैं प्रलेखित गलत सूचनाएं और बार बार उठने वाले राजनीतिक पूर्वाग्रह के आरोप। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि जब इतनी बड़ी ताकत और प्रभाव का सामना इन विवादों से होता है तो क्षेत्रीय मीडिया के लिए सच और विश्वसनीयता की असली कीमत क्या रह जाती है। इसी विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।